हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे AIB 19 का आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का। 100 ही आपके क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम होता है 3 आवर्स का, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके इस एग्ज़ाम में नहीं है। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन विच केस वाज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। स्टूडेंट, जो आपका आर्टिकल नंबर 12 है वो हमें डेफिनेशन देता है आपकी स्टेट के बारे में। ठीक है, वो हमें बताता है कि स्टेट क्या होता है। तो इसके अंदर जो केसेस है आपके लीडिंग केसेस, वो स्टूडेंट आपके पहला केस सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन सोसाइटी। ठीक है, सेकंड है आपका अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। थर्ड, सुखदेव एंड भगतराम। एंड फोर्थ है आपका RD शेट्टी वर्सेस इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो इसका आंसर है आपका बी, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसके अंदर कहा गया आपके कि जो आपकी सोसाइटी है, और सोसाइटी भी ऐसी जो आपकी रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ है। सोसाइटीज़ क्या होती है? देखो, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग मिलकर जब एक ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो कि जिसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्प करना। ठीक है, तो ये जो आपके इंडिविजुअल्स मिलकर एक इंस्टीट्यूट आपको बता रहे हैं जिसका काम है हेल्प करना, तो उसे हम कहते हैं सोसाइटीज़। और ऐसी सोसाइटी जो आपकी रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? आपके अथॉरिटी कहेंगे अंडर आर्टिकल 12। ये केस आपका अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का। ठीक है, फिर आपका एक केस हो जाता है इसके अंदर RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। स्टूडेंट, इसमें क्या है आपका? इसमें जो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी है आपको, उसको भी हमने स्टेट की डेफिनेशन में उसको भी हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन में हमने इसको भी इंक्लूड किया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं, ग्रीन रख लेते हैं मार्कर में। ठीक है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड मतलब त्याग। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में कहा आपके कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे उनका आप त्याग नहीं कर सकते? ठीक है, कोई भी पर्सन किसी और के पर्सन का फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकता है। ये कौन से केस में आपका कहा गया था? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इसका आंसर आपका डी है, बशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर। इस केस में कहा गया आपका कि फंडामेंटल राइट का किसी का भी त्याग नहीं होगा। मतलब हम किसी के भी फंडामेंटल राइट को ये नहीं कह के उससे छीन सकते कि अब उसका फंडामेंटल राइट खत्म हो गया है, उसे अब ये अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, या कोई पर्सनली कोई इंडिविजुअल भी है, कोई अगर पर्सन खुद है, तो वो इंडिविजुअल भी ये डिक्लेयर नहीं कर सकता आपका कि उसका फंडामेंटल राइट अब नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल भी खुद से ये नहीं कह सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है, और ना ही हम उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं। तो दोनों केसेस में आएंगे, और ये केस आपका बशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज क्लोज 4B इंसर्ट इन आर्टिकल 16। कौन से अनुच्छेद से आपका आर्टिकल 16 के अंदर सब क्लोज 4B ऐड हुआ है? ठीक है, 4B आपका कहता है, 4B आपकी बात करता है कैरी फॉरवर्ड रूल की। ठीक है,
मीन्स कि जैसे कोई वैकेंसी आपकी पेंडिंग है, कोई वैकेंसी आपकी पेंडिंग है, पेंडिंग इन द सेंस कि जब वो वैकेंसी आपकी आई उस ईयर में वो आपकी कंप्लीटली फिल नहीं हुई, ठीक है, या तो पूरी की पूरी वो फिल नहीं हुई या कुछ पार्ट उसका फिल नहीं हुआ, कुछ सीटें उसकी फिल नहीं हुई। तो जब अपकमिंग आपकी वैकेंसी आएगी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जब आपकी वैकेंसी आएगी, तो उसके अंदर ये जो सीटें खाली है ये ऐड होकर न्यू सीटों में आएगी, ठीक है। न्यू सीट तो आएगी आपके साथ में, जो प्रीवियस है आपकी सीट्स वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो ये होता है हमारा कैरी फॉरवर्ड रूल। ये आपका आया 81st अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। 81st अमेंडमेंट के साथ इसको हमने ऐड ऑन किया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। स्टूडेंट इसके अंदर क्वेश्चन में आपके आंसर की के अंदर डाउट आया था। आंसर की में इस क्वेश्चन को हमने हटा दिया था, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि आर्टिकल 106 अमेंडमेंट सॉरी संशोधन 106 आपको क्या कहता है, ठीक है। जो आपका संशोधन है 106 ये ऐड हुआ था आपका, ठीक है। ये ऐड हुआ किस लिए ऐड हुआ, इसके अंदर हुआ वुमेन्स को मिली रिजर्वेशंस, वुमेन को मिला रिजर्वेशन, ठीक है। और ये लास्ट अमेंडमेंट है आपका, अभी तक आपके संविधान के अंदर ये जितने भी अमेंडमेंट हुए तो 106 आपका लास्ट अमेंडमेंट है। इसके अंदर हमने वुमेन्स को दिया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किस में दिया हमने, इसको इनको रिजर्वेशन दिया लोकसभा में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधान सभा में, लोकसभा विधानसभा, ठीक है, लोकसभा विधानसभा में। और जो दिल्ली असेंबलीज है आपकी, दिल्ली की जो आपकी असेंबलीज है, दिल्ली की जो आपकी असेंबलीज है उसमें भी हमने इनको क्या दिया है, आपका रिजर्वेशन दिया है वीमेंस का। और पूछा जाए कितना रिजर्वेशन दिया है, तो हमने वुमेन को रिजर्वेशन दिया है या तो 1/3, 1/3 रिजर्वेशन, या 33%, ठीक है। कोई भी जो भी आपका ऑप्शन में हो वो हमने इनको रिजर्वेशन दिया है। इसका अधिनियम का क्या नाम रखा हमने, इसके जो अमेंडमेंट है उसके साथ हमने एक अधिनियम ऐड ऑन किया जिसका नाम था नारी शक्ति वंधन, नारी शक्ति वंधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। इसके साथ हमने इसको ऐड ऑन किया है आपके नारी शक्ति वंधन अधिनियम, और इसके बाद हमने 106 आपका अमेंडमेंट ऐड ऑन कर दिया। इसके साथ आपके कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स हमने इसके साथ आपके ऐड किए हैं, जो है आर्टिकल आपका 330A, ठीक है, नेक्स्ट 332A, 334A, ये 3 आर्टिकल्स आपके ऐड हुए हैं। और हमने अमेंडमेंट की है और हमने संशोधन किया है आपका आर्टिकल 239A के अंदर, ठीक है। इसमें तो हमने अमेंडमेंट की है और ये आर्टिकल हमने नए ऐड ऑन किए हैं, जिससे क्या हो जाए आपका जेंडर इक्वालिटी आपके सोसाइटी में क्रिएट हो, जेंडर इक्वालिटी आपकी सोसाइटी में क्रिएट हो, इसके लिए हमने ये किया है, ठीक है। और इसके अंदर एक आपका सनसेट क्लोज ऐड हुआ है, सनसेट क्लोज, ठीक है, जो कि हमने 15 ईयर्स के लिए हमने ऐड ऑन किया है, ओके। तो अब हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपका हटा दिया गया था ऑप्शन गलत होने के कारण, बट अपने अपने क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा आपका कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इससे आपका आर्टिकल 239A आया तो नहीं, आपका आर्टिकल 239A नहीं आया, आपके आर्टिकल 239A के अंदर हमने क्या किया, चेंजेस किए, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, आपके असेंबली ऑफ डेलीगेट्स को रिजर्वेशन दिया गया। नेक्स्ट है इट इंट्रोड्यूस आर्टिकल 338, इससे ये भी आर्टिकल आपका नहीं आया। इट एड्स आर्टिकल 334A, हाँ तो ये सही है आपका, इससे ये आर्टिकल आपका आया और ये सेंसस के बाद हो जाएगा। इट द अबव स्टेटमेंट सीज टू हैज इफेक्ट एक्सपायर्ड, ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा 15 डेज के अंदर, 15 साल के बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। सनसेट क्लॉज इसके अंदर आपका ऐड ऑन हुआ। तो ऑप्शन 3 और 4 आपका सही है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 4 कहीं है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आपका सही है, ठीक है। इसके अंदर जो तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ओके।
नेक्स्ट है द पार्लियामेंट एनेक्ट्स द फेयर हाउस एक्ट 2024। पार्लियामेंट ने आपका क्या किया, पार्लियामेंट ने आपका एनेक्ट किया एक अधिनियम एक्ट जिसका नाम है फेयर हाउस एक्ट 2024, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रोविजंस इन्होंने ऐड ऑन किए थे। इसके अंदर ये पर्टिकुलर सेक्शंस आपके ऐड ऑन हुए हैं। सेक्शन नंबर 3 कहता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन रेंटेड और सेल हाउस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, ठीक है, कि आप जेंडर या किसी और के बेस पे आप फेयर हाउसिंग एक्ट के अंदर आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। फेयर हाउसिंग एक्ट क्या होता है, ये आपको कहता है प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, प्रोहिबिट है, प्रोहिबिशन है ना, कि हम किसी को भी इस आधार पे, जो आपके आधार कौन कौन से है, रेस, कलर, ठीक है, रिलीजन, धर्म, सेक्स, लिंग, नेशन, ठीक है, और ओरिजन कि कहाँ से वो आया है पर्सन, ओरिजन क्या है उसका, इस आधार पे हम क्या नहीं कर सकते, सिर्फ इन आधारों पे हम आपके प्रोहिबिशन रोक नहीं लगा सकते हैं किसी भी पर्सन पे कि उसको हम हाउस नहीं देंगे, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने कहा कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा किया है तो उसको पेनल्टी लगेगी 10,000 की, अगर किसी पर्सन ने ऐसा किया तो उसको पेनल्टी लगेगी 10,000 की, ठीक है। मेक इट मैंडेटरी फॉर लैंडलॉर्ड्स टू डिस्क्लोज द रिलीजन बैकग्राउंड ऑफ ऑल द टेनेंट्स इन द प्रीवियस 10 ईयर्स, और ये एक मैंडेट प्रोविजन करता है कि सारे लैंडलॉर्ड्स देखेंगे कि उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। अ सिटीजन चैलेंज सेक्शन नंबर 10, तो ये गलत बात बोला ना इन्होंने कि आप रिलीजियस बैकग्राउंड देखिए उसका, आप उसका धार्मिक बैकग्राउंड देखे, तो ये तो गलत बात है, मैंडेटरी है। तो इन्होंने क्या किया, एक सिटीजन ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया सेक्शन नंबर 10 का, आर्ग्यू दैट इट वोलेट द राइट टू प्राइवेसी, इससे हमारा राइट टू प्राइवेसी खत्म हो रही है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट सेक्शन 10 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन हो रहा है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन नंबर 10 है आपका वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, बट अनहोल्ड द अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, लेकिन बाकी उन्होंने क्या किया, आपका प्रोविजंस को सेटिस्फाइड किया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू डाउट। अब ये देखिए क्या डाउट आया है इसके अंदर, डाउट ये आया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है आपका, एक्लिप्स का सिद्धांत आपका क्या कहता है कि ऐसा पार्ट ऑफ एक्ट, अगर आपने कोई एक्ट लागू किया है और वो क्या कर रहा है, वो फंडामेंटल राइट्स को, जैसे फंडामेंटल राइट्स है अपने, फंडामेंटल राइट्स पे वो एक्ट आपका कहीं ना कहीं उस चीज़ को छुपा रहा है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को वो क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है। एक्लिप्स क्या होता है, एक्लिप्स होता है ग्रहण, हम कहते हैं ग्रहण लगा है, तो वो वाले ग्रहण को हम इंग्लिश में एक्लिप्स कहते हैं। तो इस एक्ट के कारण क्या हुआ, कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके छिप गए, कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके वॉयलेट हो गए। तो जितना इस एक्ट ने इस फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया है ना, तो उतना पार्ट हम क्या कर देंगे, आपका रिमूव कर देंगे, उतने पार्ट को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे आपका, ठीक है। तो ये देखो इस पे आपका ये डॉक्ट्राइन भी फुलफिल हो रहा है इस कंडीशन पे। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसमें भी क्या कहा गया कि कोई एक्ट अगर आपका वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो सिर्फ उतना पार्ट जो कि आपका वॉयलेट कर रहा है, कोई एक्ट अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो सिर्फ उतना पार्ट जो उसको वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, जो को नुकसान पहुंचा रहा है फंडामेंटल राइट्स को, उतना पार्ट हम हटा देंगे। तो ये स्टूडेंट देखो इसका ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका बोथ ट्रू है, ठीक है। इसके लिए इसके कारण क्या हुआ, आपका हमने ये क्वेश्चन को हटा दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने रिमूव कर दिया। वैसे आंसर देखा जाए तो आंसर ए और बी आपका दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जो कि आपके ऑडिट करते हैं इंडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं इंडिया के, उनको जो भी ऑडिट करता है आपका महालेखा, क्या कहते हैं इसको, महालेखा अधिकारी, इस टाइप से कोई टर्म है इसकी, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो फिर उसके अंदर इन्होंने बोला कि रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, अगर उसने क्या किया कि स्टेट का उन्होंने अकाउंटिंग की है, शैल बी सबमिटेड टू द रिपोर्ट, तो वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, ठीक है, तो वो स्टूडेंट अपनी रिपोर्ट देंगे गवर्नर को, अगर उन्होंने स्टेट की है तो गवर्नर को, अगर उन्होंने यूनियन की है, केंद्र की है तो प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, डायरेक्टली है आपका, ठीक है, आप निकाल लेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे क्या यूनियन जुडिशरी में, ठीक है, जुडिशियल चैप्टर में आप जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे वहां पे कि जो आपका आर्टिकल नंबर 129 है वो डायरेक्टली ये बात करता है। इंडेक्स से भी देखेंगे, अगर आप इंडेक्स ओपन करके भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है आर्टिकल 129 के अंदर। इसका मतलब क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, कि देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है, प्लस ये पनिशमेंट उसकी भी दे सकता है अगर इसका किसी ने कंटेम्प्ट किया है, ठीक है। कंटेम्प्ट अगर आपने इनका किया है, मतलब इसकी अपमानना की है, अपमानना अगर आपने इसकी की है, कंटेम्प्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है अगर आपने इनका, तो उसके लिए भी आपको क्या मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसी पनिशमेंट आपको दे सकता है अंडर आर्टिकल 129। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल्स डील विद द पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। कौन सा आर्टिकल आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इंडेक्स निकाल लेना, डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 105 है, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ पावर देता है, कुछ सैंक्शन देता है, प्रिविलेजेस देता है, कुछ इम्यूनिटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी। जीएसटी डायरेक्टली पूछा गया है कि जीएसटी आपका कौन सी अमेंडमेंट से आया है, जीएसटी आपका कौन सी अमेंडमेंट से आया है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है 101, 101 अमेंडमेंट से ये आपका एड ऑन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी सीट से हटाना है, ठीक है, अगर हमें उनको हटाना है तो हम ये प्रोसेस इम्पीचमेंट का कहता है। अगर प्रेसिडेंट को अगर उनकी सीट से हमें रिमूव करना है, किस लिए रिमूव किया है, क्योंकि उन्होंने संविधान की पालना नहीं की है, ठीक है, कुछ ऐसा काम किया है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ है, वोलेशन हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होगी, इनिशिएट कहाँ पे होगी, स्टार्ट कहाँ पे होगी, तो कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को, 14 डेज का नोटिस हमें प्रेसिडेंट को देना होगा, ठीक है। और जब हम जिस भी हाउस में करें उसके 1/4 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए, उसके बाद ही हमारा क्या होगा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ओके। डायरेक्टली बेयर एक्ट देख लेना, बेयर एक्ट में निकालेंगे आप सेक्शन, तो आपको मिल जाएगा इम्पीचमेंट का सेक्शन नंबर 61, ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसिडर्ड फोर्स टू क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। कब आपका जो एक फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है आपकी, कब वो क्रिमिनल फोर्स बन जाती है, कब आपकी भारतीय न्याय संहिता में जो फोर्स है वो आपकी क्रिमिनल फोर्स बन जाती है। When it is used intentionally without consent, causing injury, fear and annoyance। जब भी आपका कोई फोर्स आपने बिना किसी की सहमति से किया है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, किसी को इंजरी हो रही है, किसी को डर बैठ रहा है या अनोयंस हो रहा है, तो इस पॉइंट पे हम मान के चलेंगे कि आपका जो फोर्स है वो आपका क्रिमिनल फोर्स बन गया है, ठीक है, वो फोर्स आपका क्रिमिनल फोर्स बन गया है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और as a document that resemble a currency note, a bank note under section 182(1), ठीक है। अगर आप सेक्शन निकालेंगे 182(1), तो इसके अंदर कहा है कि अगर आपने कोई नोट ऐसा बनाया है, कोई भी करेंसी नोट आपने ऐसा बनाया है या बैंक नोट आपने ऐसा बनाया है जिससे क्या हो रहा है, जिससे उसकी काउंटर फिटिंग हो रही है, काउंटर फिटिंग अगर उसका हो रहा है, ठीक है, कूटकरण हो रहा है आपका, तो हम मान के चलेंगे कि आपने वो करेंसी नोट या बैंक नोट कैसे बनाया है, जाली बताए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी और पनिशमेंट आपको मिलेगी 300 रुपीज़ की, ठीक है, पनिशमेंट आपको मिलेगी 300 रुपीज़ की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है
अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द वोलेटिल कॉज डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर, यहाँ पे डूअर आएगा, डूअर इन विच ऑफ द ऑफेंस कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू बी कमिटेड। इसके अंदर कहा गया, जैसे आप प्रोविज़न पढ़ते हैं BNS का, ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, हमारे पास अधिकार है डिफेंस का, खुद का डिफेंस हम दे सकते हैं। और डिफेंस में भी इंक्लूड होता है आपका या तो बॉडी, या तो आप अपना शरीर या किसी और पर्सन का आप बॉडी बचा रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी की डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बॉडी का डिफेंस कर रहे हैं या प्रॉपर्टी का डिफेंस कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब आप प्रॉपर्टी का डिफेंस कर रहे हैं तो कब आप इस डिफेंस को एक्सीड कर सकते हैं, इस डिफेंस को इतना कर सकते हैं कि आप किसी की डेथ या फिर आप किसी को अदर हार्म पहुंचा सके। कब इतना ये आपका डिफेंस इतना एक्सीड हो जाएगा कि आप किसी की जान भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू BNS। तो सेक्शन नंबर 13 कहता है आपका, सेक्शन नंबर 13 कहता है अगर उस पर्सन ने आपका रोबरी किया है, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट किया है, ठीक है, या थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास किया है, जब आप डायरेक्टली सेक्शन उठाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर 1, 2 एंड 3। इसमें डाउट है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आपका आंसर किया उसमें ये आंसर ये दिया था 1 और 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाउट है क्योंकि इसका आंसर 1, 2 और 3 होना चाहिए। नेक्स्ट है राजेश इज इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, राजेश एक व्यक्ति है, उसने मतलब कि बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब होता है कि गुस्से में आके किसी से हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, इतने आवेश में आके उसने कोई आर्ग्यूमेंट किया किसके साथ, सुनील के साथ, गुस्से में। स्ट्राइक्स हिम विद अ हैवी आयरन रोड। उसके बाद क्या किया, राजेश ने सुनील को बहुत मोटे से आयरन रोड से मारा, ठीक है, आयरन की कोई लकड़ी वो था, डंडा था, उससे उसने उसको पिटा। द ब्लू फ्रैक्चर सुनील्स आर्म, जिससे क्या हुआ कि उसके सुनील के जो हाथ था उस पर फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, आर्म पे फ्रैक्चर आ गया। ही इज अनेबल टू यूज इट फॉर सेवरल वीक्स, जिसके कारण वो उसको कई हफ्ते तक वो अपना हैंड यूज नहीं कर सका, आर्म को यूज नहीं कर सका। द मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म डेट द फ्रैक्चर अमाउंट टू बी ग्रीवियस हर्ट। इसके बाद हमें क्या पता लगा कि जो आपके मेडिकल रिपोर्ट आया उससे पता लगा कि ये तो उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट हो गया है, घोर क्षति हो गई है, घोर उपत्ति या क्षति हो गई है, ठीक है। तो ये आपका कौन से सेक्शन के अंदर आपका कवर होगा। अब बताइए इन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है आपका, ठीक है। क्या उन्होंने सिंपल हर्ट किया है, तो उन्होंने सिंपल हर्ट तो नहीं किया, उसको चोट पहुंचे तो सेवरल वीक का टाइम हम देखिए तो हमारा IPC कहता है 15 डेज का, 15 दिन। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ा में है तो हम मान लेंगे आपने ग्रीवियस हर्ट किया है। और BNS वहाँ कहता है 20 डेज, सॉरी IPC 20 डेज एंड BNS 15 डेज, ठीक है। एक बार आप दोबारा कंफर्म कर लेना। BNS कहता है 15 दिन के लिए अगर कोई व्यक्ति गंभीर मतलब कि दर्द में है तो आपका ग्रीवियस हर्ट होगा, और IPC कहता है 20 डेज का उन्होंने टाइम पीरियड आपका दिया है। तो इसके अंदर कौन सा सेक्शन आएगा, वॉलंटरी कॉज ग्रीवियस हर्ट। देखो ये सेक्शन 325 बात करता है इसकी, और सेक्शन 324 भी इसी की बात करता है, ग्रीवियस हर्ट की। कॉजिंग हर्ट नहीं है यहाँ पे आपका, यहाँ पे कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका हटा दिया गया था क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन सही है, B एंड C, ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, तो इसलिए क्वेश्चन ये आपका रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। बाकी एक बार आप दोबारा कंफर्म कर लेना कि 20 डेज किस में है और 15 डेज किस में है। बाकी एक सेकेंड दीजिए, मैं कंफर्म करके आपको बता ही देती हूँ, एक सेकेंड। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, अमित इंटेंड टू कॉज द डेथ ऑफ विजय। अमित का इंटेंशन है, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं आशय है कि वो मृत्यु कारित करे किसकी, विजय की वो क्या करे, मृत्यु कारित करे, ठीक है, इंटेंशन है। अटैक हिम विद नाइफ, इसके करके उसने क्या किया, नाइफ से अटैक किया किस पे, विजय में, नाइफ से अटैक किया विजय पे, ठीक है। विजय सस्टेन सेवरल इंजरीज, जिसके कारण विजय को क्या हुआ, बहुत कुछ इंजरीज आई, कुछ चोट आई, उसकी डेथ हो गई स्पॉट पे ही, हाथों हाथ उसकी डेथ हो गई, ठीक है।
The investigation revealed that Amit acted with the knowledge that his action was likely to cause death. इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि अमित के पास ऐसी नॉलेज थी कि उसको पता था कि मेरे एक्शन से क्या होगा, मेरे एक्शन से इसकी मृत्यु हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट है, हाउ एवर देर इज नो एविडेंस ऑफ प्री मीडिएशंस और इंटेंट टू मर्डर विजय. लेकिन एविडेंस ऐसे नहीं थे जिससे पता लगता है कि उसकी पहले से ऐसी कोई इंटेंशन थी. ठीक है, पहले से कोई ऐसी इंटेंशन थी, ऐसा कोई एविडेंस नहीं था. तो बताइए इसने कौन सा ऑफेंस अमित ने आपका किया है. क्या इसने मर्डर किया है? क्या इसने क्यूपेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है अंडर आर्टिकल 304 अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी. या इसने कोजिंग, या इसने किया है आपका कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस या वॉलंटरी कोजिंग ग्रीवियस है. ठीक है, तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन होगी या तो मर्डर में या क्यूपेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में. ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने कहा कि उसकी क्या नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी. ऐसे कोई आपके एविडेंस नहीं मिले हैं. नो एविडेंस, आपके कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि जो बता दे कि इस पर्सन की पहले इंटेंशन थी या नहीं थी. तो स्टूडेंट ये पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, ये पॉइंट आपका कवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका कि क्यूपेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसका आंसर आपका बनेगा. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6. एक सेकेंड, इसके अंदर हर्ट वाले में हम देखते हैं अगर. ठीक है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हमने देखा था ऊपर ग्रीवियस हर्ट का, उसमें जो आपका आईपीसी है ना, आईपीसी में आपके दिए हुए हैं 20 डेज. ठीक है, आईपीसी में 20 डेज दिए हुए हैं और बीएनएस में आपके 15 डेज दिए हुए हैं. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो आप देख लेना, आईपीसी में 20 डेज और बीएनएस में आपके 15 डेज. किसके लिए? ग्रीवियस हर्ट के लिए. ठीक है, ग्रीवियस हर्ट के लिए ये आपका प्रोविजन दिया हुआ है. नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 16. क्वेश्चन नंबर 16. Amit and Rani decide to break into house at night. इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम एक घर के अंदर घुसेंगे रात को विद इंटेंट टू स्टीलिंग वैल्यूबल्स, कि हम वहाँ पे घुसेंगे और वहाँ से जो सामान है उसको चोरी करेंगे. ठीक है, दे यूज अ काउ बार, ऐसे करके एक डंडा होता है ऐसे करके. ठीक है, ये डंडा एक लोहे का होता है. उन्होंने ये वेपन आपका यूज़ किया टू फोर्स ओपन द डोर, कि जिससे क्या हो जाए आपका डोर ओपन हो जाए. बट बिफोर दे कैन टेक एनीथिंग, कुछ वो चीज़ वहाँ से उठाते हैं, उससे पहले क्या हुआ, द ओनर ऑफ द हाउस विक्रम अनएक्सपेक्टेडली अराइव होम. उसको पता नहीं था, अचानक से वो आ गया, विक्रम घर पे आ गया. अमित एंड रानी पैनिक एंड रन अवे विदाउट स्टीलिंग एनीथिंग, तो वो भाग गए बिना कुछ सामान चुराए. द पुलिस अरेस्ट देम, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया. फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले सुबह, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फ्रॉम द विक्रम के कंप्लेंट पे, विच ऑफ द ऑफेंस अंडर बीएनएस हैज अमित एंड रानी कमिट. तो अब बताइए इन्होंने कौन सा आपका ऑफेंस किया है. ठीक है, तो स्टूडेंट इन्होंने आपका ऑफेंस किया है हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट. उन्होंने किया हाउस ट्रेसपास, घर के अंदर घुसे. ठीक है, किस इंटेंशन से, कि वो वहाँ से चोरी करेंगे, चोरी करने की इंटेंशन से वो घर में घुसे. तो उन्होंने ये आपका ऑफेंस किया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इजी क्वेश्चन आपका है ये 17. पनिशमेंट ऑफ रेप इन केस वेयर द विक्टिम इज अ वुमन बिलो द एज 16 और 12 ईयर्स इज इंक्लूडेड इन सेक्शंस. अगर कोई महिला है आपकी जिसका रेप हुआ है और वो वीमेन आपकी 16 या 12 साल से छोटी है. ठीक है, तो वो कौन से आपके सेक्शन में आएगी, बीएनएस के. तो बीएनएस का कौन सा सेक्शन कवर होगा, सेक्शन नंबर 65. ओके, डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड है. नेक्स्ट है आपका अ न्यू ऑफेंस स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएनएस. भारतीय न्याय संहिता ने आपका एक नया ऑफेंस ऐड किया स्नैचिंग का. स्नैचिंग क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि जब कोई लगभग ऐसे ऑफेंस आता है कि कोई महिला सड़क पे जा रही थी और बाइक वाले आए, बाइक वालों ने उनका क्या कर दिया, गोल्ड की चैन लेके चले गए. ठीक है,
या फिर कोई उसके पास वैल्यूएबल कुछ और चीज़ थी, बाइक पे आए, खींचा वो सामान और चले गए, तो इसको हम कहते हैं स्नैचिंग। ठीक है, तो स्नैचिंग आपका कौन से सेक्शन के अंदर ऐड हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18, आंसर है इसका 302। ठीक है, 302 के अंदर ये आपका ऐड हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप स्टेटमेंट पढ़िए और इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट आप देखिए और आंसर दीजिए। मिस्टर पटेल बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, मिस्टर पटेल कौन है? एक पुलिस ऑफिसर है। रिसीव अ कंप्लेन एंड इंफॉर्मेशन दैट राजू वाज इन्वॉल्व इन अ रॉबरी। मिस्टर पटेल एक पुलिस ऑफिसर है जिनके पास कंप्लेन आई। क्या कंप्लेन आई? कि राजू जो है, इंफॉर्मेंट्स आई कि राजू जो है वो एक बैंक के अंदर रॉबरी करेगा एंड हैज़ आल्सो हेल्प द टू हाइड द वैल्यूएबल। वो कर चुका है, रॉबरी कर चुका है, और उसने जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको किसी आपके फार्म में, खेत में जाके उसने छुपा दिया। ठीक है, खेत में उसने उसको छुपा दिया है। एज स्टेटेड बाय टू विलेजेस, दो विलेजेस ने कहा कि ऐसे एक पर्सन ने चोरी की है, रॉबरी की है, रॉबरी करने के बाद उसने जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है आपकी वो खेत में छुपा दी है। तो बताइए जो पुलिस ऑफिसर है मिस्टर पटेल में अरेस्ट राजू, क्या वो राजू को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के? तो ये केस आता है आपके कि क्या मिस्टर पटेल राजू को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है बी। ठीक है, एक सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं नीचे तक। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, सिंस द रीजनेबल कंप्लेन अगेंस्ट राजू हैज बीन रिसीव्ड, एक रीजनेबल कंप्लेन राजू के खिलाफ मिली एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन एग्जिस्टिंग ड्यू टू टेस्टिमनी ऑफ द विलेज ही कैन इमीडिएटली अरेस्ट। और आपके जो विलेजेस ने है उन्होंने ऐसे आपकी टेस्टिमनी दी है, मतलब ऐसी गवाही दी है कि हमें लगता है कि हाँ इस पर्सन तो ही आपकी चोरी की होगी। ठीक है, तो हम उसको इमीडिएटली आपका अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं हुआ ना। ठीक है, और इसके अंदर एक और है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके अंदर एक और पॉइंट है आपका, राजू कैन अरेस्टेड so as to prevent him from making any inducement threat promise to any person acquainted with the fact or circumstances। और उसे इसलिए भी गिरफ्तार करना, उसे इसलिए भी अरेस्ट करना इम्पोर्टेंट है आपका क्योंकि हमें डर है, हमें एक तरह से हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, इस बात को हम आपका सुरक्षा देना चाहते हैं कि वो किसी भी ऐसे पर्सन को इंड्यूसमेंट ना करे। ठीक है, बुलाए फुसलाए ना, धमकी ना दे, कुछ प्रॉमिस ना दे उनसे कि जिसको इस एक्ट के बारे में पता है, एक्वेंटेड मतलब जिसको पता है, नॉलेज है जिसको फैक्ट के बारे में, उसको ये चीज़ ना कर दे वो, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अरेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है BNSS introduced the provision registered of FIR relating to the commission of cognizable offence irrespective of area where the offence is committed. The FIR is known as। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि नॉर्मली हम FIR वहाँ कराते हैं कि जहाँ पे आपका ऑफेंस हुआ हो, जिस जगह पे आपका ऑफेंस हुआ है हम उस जगह पे आपका FIR कराते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रोविज़न आपका नया ऐड ऑन हुआ है BNSS के अंदर, तो उन्होंने कहा है जीरो FIR। जीरो FIR का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? तो देखिए जीरो FIR, आप मान लीजिए कि ऑफेंस हुआ है ए प्लेस पे कोई अगर आपका ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो हम FIR भी इन जनरल ए प्लेस पे कराएंगे। अगर जनरली मैं बात कर रही हूँ कि FIR भी हम ए प्लेस पे कराएंगे, लेकिन क्या होता है कई बार ऑफेंस हुआ कहीं और होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में आपका जो विक्टिम है, ठीक है, वो FIR नहीं करा सकता किसी डर के कारण, या ठीक है उसको पता है कि अगर मैं यहाँ कराऊंगा तो पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, तो वो क्या करते हैं किसी और एरिया में जाके अपनी FIR करा देते हैं, या फिर FIR कराने के बाद वो विक्टिम क्या बोलते हैं कहीं और चला गया, इस टाइप से कुछ हुआ तो उसको FIR उसने बी प्लेस पे करा दी। ठीक है, FIR कराने का असली जुडिक्शन क्या था?
असली जुडिक्शन कौन सा था अपना, क्षेत्राधिकार था इस ए को, ठीक है, लेकिन हमने एफआईआर कराई बी को। तो जो ये बी में भी आपकी एफआईआर कराई हुई है ना, इसको हम बोलेंगे जीरो एफआईआर, इसको हम जीरो एफआईआर बोलेंगे। बी पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर्ड करनी होगी, आपके लिखनी होगी, और लिखने के बाद ये इसको इन्फॉर्म करेगा कि आपके एक विक्टिम ने हमारे यहाँ पे एफआईआर कराई है, ठीक है। इसको लिखना होगा, लिखने के बाद ये इसको इनको बताएगा कि आपके यहाँ पे एरिया के लिए आपकी एफआईआर हुई है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जीरो एफआईआर का कंसेप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंडेट्स अ फोरेंसिक टीम। इन्होंने कहा कि आपकी एक फोरेंसिक टीम होनी चाहिए, ठीक है, फोरेंसिक टीम होनी चाहिए टू विजिट द क्राइम सीन, कि जो आपके क्राइम सीन पे जाए, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करे, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, सज़ा दे। इस टाइप से कोई आपका है कि वहाँ पे जाके मतलब कि एविडेंस कलेक्ट करें। तो इन्होंने कहा कि कितनी सज़ा तक, मतलब कितना आपका इम्प्रिजमेंट है, कारावास है, कितना कारावास की आपका ऑफेंस है कि जिसके अंदर हम ये प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। कौन सा ऑफेंस ऐसा है कि कितने कारावास से उसको सजा मिल रही है कि जिसके अंदर हम ये आपका प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, 7 साल, ठीक है। 7 साल का अगर कोई भी ऑफेंस आपका ऐसा है जिसमें आपको 7 साल की सजा मिलेगी, इम्प्रिजमेंट आपको 7 साल तक की तक नहीं, 7 साल मिनिमम 7 साल की सजा जिसमें है, उस जगह पे आपको फोरेंसिक टीम को भेजना ही होगा, उस ऑफेंस में आपको फोरेंसिक टीम को भेजना ही होगा, ठीक है। सीआईडी में जैसे होता है साधु के, ठीक है, फोरेंसिक टीम वाले, तो वहां पे उनको आपको भेजना ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच सेक्शन ऑफ द BNSS अलाउ फॉर ट्रायल इन एब्सेंटेज ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर आपका ऑफेंडर ऐसा है जो प्रोक्लेम्ड है, ठीक है, भगोड़ा है, भाग चुका है, और ट्रायल के दौरान जब ट्रायल चल रहा है आपका, तब वो आपका कोर्ट में नहीं आया, भगोड़ा आपका ऑफेंडर है, भाग चुका है ऑफेंडर आपका, और जब ट्रायल आपका कोर्ट में चल रहा है उस समय वो एब्सेंट है, आया नहीं है, तो आपका कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपका प्रोविजन है 356, डायरेक्टली देख लेना, इंडेक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ BNSS फैसिलिटेट्स ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। BNSS के कौन से ऐसे सेक्शन ने कहा है कि जो आपके ट्रायल होंगे या प्रोसीडिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी, वीडियोग्राफिंग, रिकॉर्डिंग, और आजकल देखिए वीडियो कॉल्स भी करी जाती है। अगर आपका ऑफेंडर कहीं एक्यूज्ड अगर आपका दूर बैठा है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वीडियो कॉल से भी उससे बात करते हैं, जेल में है, ठीक है, या किसी और मतलब किसी और कोर्ट के जुडिक्शंस में है, तो हम क्या करते हैं, उसकी ट्रायल और प्रोसीडिंग के दौरान हम इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ करते हैं। तो ये आपका कौन सा सेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, सेक्शन 530, ठीक है, सेक्शन 530 आपका ये प्रोवाइड करता है। विच सेक्शन ऑफ BNSS रिपील्स द कोड ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC को हटा दिया है BNSS ने, ये आपके कौन से सेक्शन में कहा गया, सेक्शन नंबर 531, ठीक है, लास्ट सेक्शन ये बात आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच सेक्शन मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर्स एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। देखिए स्टूडेंट, एक नई चीज ऐड हुई है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। पहले आपकी विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम तो थी कि विक्टिम को हम कंपनसेशन देंगे, ठीक है, लेकिन अब आपका BNSS में एक नया चीज ऐड हो गया है जिसको हम कहते हैं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। जो आपकी गवाह है उसको भी हम प्रोटेक्शन देंगे फॉर द स्टेट विद अ व्यू टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, कि जिससे आपके स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर गवाह को कोई प्रोटेक्शन देनी है तो उसके लिए भी हमने प्रोविजन बनाया है, ठीक है। तो उस वो कौन से सेक्शन में आपका एड ऑन हुआ है, तो सेक्शन आपका 398, सेक्शन 398 में ये आपका एड ऑन हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये जो आपका AIB 19 का पेपर है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। क्यों डायरेक्ट आए थे, क्योंकि उस समय ही आपका BNSS, BNS, BSc ये तीनों चीज़ें आपकी लागू हुई थी, तो इनमें से इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको पूछा था। विच सेक्शन ऑफ BNSS मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्टेड इंडिविजुअल्स टू द जनरल पब्लिक। कौन सा सेक्शन ऐसा है कि जो आपके मैंडेट करता है,
ठीक है। अब आप कंपल्सरी है ये बात कि अगर आपने किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया है तो वो आपको जनरल पब्लिक को बताना होगा। कैसे बताओगे आप? पुलिस स्टेशन के बाहर आपके पास एक लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन के अंदर या बाहर कहीं पे भी आप लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड लगाएंगे, लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स लगाएंगे, ऑफेंडर लगाएंगे, ठीक है, कि ये पर्सन आपके हमने अरेस्ट किए हैं, अरेस्टेड पर्सन ये है आपके और ये पर्सन आपके क्रिमिनल है। इस टाइप से लिस्ट आप एक बताएंगे लोगों के लिए कि ये पर्सन हमने आपके पकड़े हैं, अरेस्ट किए हैं अंडर सेक्शन 37 अरेस्टेड पर्सन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच सेक्शन ऑफ BNSS introduce a provision for identifying, attaching and forfeiting the property for proclaimed offender located outside India। अगर कोई आपका ऑफेंडर ऐसा है, कोई पर्सन जिसने ऑफेंस किया है और वो भगोड़ा है, भाग चुका है और वो कहाँ पे रहता है, लोकेट कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया के, भारत के बाहर वो जाके रह रहा है, ठीक है। तो अब हम उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, फिर हम उसकी कुर्की करेंगे, उसको अटैच करेंगे, ठीक है। और फिर अगर हमें लगता है तो हम उसको फॉरफिटेड यानी सेल भी कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं और उसका विक्रय कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अटैचिंग कर सकते हैं, फॉरफिटिंग कर सकते हैं। तो कौन सा सेक्शन आपका ऐसा है जो ये प्रोवाइड करता है? सेक्शन नंबर 86, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 86, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच सेक्शन ऑफ BNSS places restrictions on the adjournment of trial ensuring the expeditious resolution of cases। अगर हमें लगता है कि आपका केस बहुत सीरियस नेचर का है, इसको हमें रिजॉल्व करना ही होगा, या कोई केस ऐसा है कि अब हमें इसको रिजॉल्व करना ही है, सॉल्व करना ही है, कंप्लीट करना है, तो हम आपके एडजॉर्नमेंट्स में जो आप तारीख पे तारीख देते हैं, एडजॉर्नमेंट्स जो आप देते हैं ट्रायल पे, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन नंबर 346। स्टूडेंट, जो सेक्शन आपके नए ऐड ऑन हुए, कोई चीज़ अगर आपकी नई ऐड हुई है, रिमूव हुई है, तो मेनली उस पर ही आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप स्टेट PCS स्टेट जुडिशरी के पेपर देख लीजिए, ठीक है, APO के पेपर देख लीजिए, JLO, या फिर आप AIB का एग्ज़ाम भी देखिए, तो जो चीज़ नई ऐड हुई है या जो चीज़ रिमूव हो गई है, उस पर ही मेनली क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ सूट इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक सूट आपकी वाद आपका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बट वन ऑफ द पार्टी मीरा रिक्वेस्ट इज ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट B, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट A के अंदर वो आपका पेंडिंग है और मीरा एक आपके पार्टी है जिसने कहते हैं कि हमें इसको ट्रांसफर करना है कोर्ट B के अंदर, ठीक है। क्लेमिंग दैट द जज ऑफ इन कोर्ट A, उसने ऐसे क्लेम किया कि जो जज है आपका कोर्ट A में वो बायस्ड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायसनेस कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, अपोजिट पार्टी रवि ऑब्जेक्ट, रवि ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाई, द रिक्वेस्ट इज बेसलेस, उसने कहा कि ऐसा कोई आधार नहीं है इस रिक्वेस्ट का, इसका कोई आधार नहीं है इस रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो किसके पास ये अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि क्या सूट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? जो सूट है आपका उसे हमें ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसके पास ये अथॉरिटी है आपकी, ठीक है। कोर्ट मामला क्या चाहता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो आपकी अपीलेंट अथॉरिटीज़ है उनके पास ये अधिकार है, हाई कोर्ट के पास या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऐसा कोई मामला आया है आपका ट्रांसफर से रिलेटेड, तो वो आपका इसको डिसाइड करे। क्वेश्चन नंबर 30, माया फाइल्स अ सूट इन अ कोर्ट A, माया ने वाद लेके आए कोर्ट A के अंदर फॉर द रिकवरी ऑफ सम ऑफ मनी, कि हमारे जो मनी है उसको आप रिकवर कराइए हमारे नेबर से, हमारे पड़ोसी से, नेहा। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग नेहा रिक्वेस्ट टू द थर्ड पार्टी सीमा बी एडिड टू द सूट। फिर आपकी ड्यूरिंग ट्रायल के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान क्या हुआ, नेहा ने कहा कि आप एक थर्ड पार्टी बनाइए सीमा को, ठीक है, थर्ड पार्टी सीमा है उसको आप ऐड कीजिए सूट के अंदर। सीमा इज एलिजिबल लाइबल फॉर द डेप्ट, उसने कहा कि जो सीमा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्जे के लाइबल है, ठीक है। लेकिन माया ने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया, उसने कहा कि जो सीमा है आपकी वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं है, तो हम उसको ऐड नहीं करते। कोर्ट ए दैट रिव्यू द एप्लीकेशन, उसने कोर्ट ए ने एप्लीकेशन देखी एंड डिसाइड द रीमा शुड बी इंटेंडेड बी इंक्लूडिंग इन द डिफेंडेंट, उनने कहा कि जो आपकी सीमा है उसे हमें ऐड करना चाहिए डिफेंडेंट के रूप में, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल आपका CPC का यहाँ पे अप्लाई होगा? इसके अंदर क्या हो गया, एडिंग पार्टी,
एडिंग पार्टी का प्रिंसिपल क्या होता है आपका, ये वाला ऑर्डर 1 रूल 10। किसी पार्टी को अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी अलाउड फॉर द अपील फॉर ओरिजिनल डिग्री, आपको अपील में जाना है ओरिजिनल डिग्री की, सेक्शन नंबर 96 देख लीजिए, ठीक है, अपील के लिए। अंडर सीपीसी व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग, देखिए अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है, जवाब दावा अगर आपको पेश करना है कोर्ट के अंदर तो आपका टाइम है 30 दिन का, ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल टाइम है। लेकिन इसको हम बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 90 डेज का कर सकते हैं। नॉर्मल टाइम 30 डेज, बढ़ा के किया 90 डेज, तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम पूछा जाए तो 90 डेज। अगर नॉर्मली पूछा है कितने टाइम लिमिट है तो आप 30 डेज इसका आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स एग्जाम्पशन टू द प्रेसिडेंट, अपवाद। सीपीसी कहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर ऑफ स्टेट को, कि उनके खिलाफ कोई पर्सनल अपीयरेंस नहीं होगी कोर्ट में, उनको पर्सनली हम अपीयर होने के लिए नहीं कहेंगे कोर्ट में कि आओ कोर्ट में पेश हो, ऐसा हम नहीं कहेंगे, ये हमने उनको एक्सेप्शन दे रखी है, ठीक है, छूट दी हुई है। तो ये है आपका आर्टिकल सॉरी सेक्शन 133, ठीक है, 133। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट अंडर सीपीसी। सीपीसी के अंदर आपके हम एक केस ट्रांसफ़र करना है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो ये पावर कैसे आती है, तो आपके जो कोर्ट के पास कौन सी पावर है, क्या वो रेस्टिट्यूटी काटा किया, रेफरेंस किया, रिव्यू किया, ट्रांसफर द सूट्स किया। तो स्टूडेंट डायरेक्टली हमें पता है हमें ट्रांसफ़र करना है तो हमारे ट्रांसफर सूट्स की ये आएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा AIB का बैच चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन बैच आपका लिया जा रहा है, जिसकी फ़ीस हमने रखी है बिल्कुल मिनिमम फीस है इसकी ₹400, ठीक है, 400 रुपये के अंदर हम आपका ये कोर्स करवा रहे हैं। ओके, डेली क्लासेस होती हैं, सारे सिलेबस हमने सब्जेक्ट कवरेज जिसके अंदर है आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, AIB का बैच आपका। ओके, आप इसको सी कर लीजिए, ₹400, ठीक है, 400 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी, सीपीसी का कौन सा ऑर्डर द प्रोसीजर ऑफ समरी सूट्स, जो कि बताता है आपका समरी सूट्स आपका होगा, ठीक है, तो ऑर्डर है आपका 37, समरी सूट्स 37, समरी सूट्स 37 के अंदर आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूटी काटा, नॉर्मल, कौन सा सेक्शन आपका रेस्टिट्यूटी काटा की बात करता है, सेक्शन नंबर 11। डायरेक्टली क्वेश्चन है, डैश ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा सेक्शन है आपका, तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ए, इंटरप्लीडर सूट सेक्शन 88, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपल्सरी सूट्स, अगर आपके कंपल्सरी सूट्स की बात हो रही है तो कौन सा सेक्शन है, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन है सेक्शन 35A, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है तो मैं आपको फटाफट करा रही हूँ। विच वर्ड इज इंसर्टेड इन सेक्शन 22, सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाज नॉट प्रेजेंट इन द सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस, ऐसा कौन सा शब्द आपका ऐड हुआ है सेक्शन 22 के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कि जो पहला आपका एविडेंस एक्ट में नहीं था। तो देखिए सेक्शन 22 या सेक्शन 24 बात करता है आपकी कन्फेशन की, ठीक है, आपने किसी बात की कन्फेशन किया तो आपके कुछ पॉइंट्स थे कि आपका कन्फेशन तब तक नहीं माना जाएगा अगर वो आपका बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस हो, पहले ये कहते थे बाय इंड्यूसमेंट हो या बाय थ्रेट हो या फिर बाय प्रोमिस हो, ठीक है, आपने किसी को डराया धमकाया, कोई प्रोमिस किया तो ये आपका नहीं माना जाएगा। अब इसके अंदर एक नया वर्ड ऐड हो गया है कोएजन का, ठीक है, अगर आपने किसी को ऐसे धमकाया है कि भाई मैं आपके खिलाफ BNS के अपराध कर दूंगा, BNS के अपराध कैसे, या तो उसकी बॉडी को हार्म या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म, ठीक है, इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, कोएजन की डेफिनेशन आपको मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, जो ये बात करता है कि अगर आपने BNS की कोई ऑफेंस की धमकी दी है बॉडी या प्रॉपर्टी को हार्म के लिए तो फिर आप लाइबल हो गए कोएजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस,
व्हेन रेलिवेंट इन डिस्कस इन। अगर हम कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करें आपका, कि कोई भी अगर चीज़ आपके कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाती है, रेगुलर बिजनेस में अगर कोई काम आपका किया जाता है, तो हम उसका एविडेंस रेलिवेंट मान लेते हैं। सेक्शन नंबर 24 इसकी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। इन अ क्रिमिनल ट्रायल, एक क्रिमिनल ट्रायल के दौरान, इन अ क्रिमिनल ट्रायल राजेश इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, राजेश के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम क्या, एक्यूज्ड पाया गया, वो दोषी पाया गया, ठीक है, चोरी का। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस रिकवर अ स्टोलन लैपटॉप फ्रॉम अ लोकेशन नोन टू बी फ्रिक्वेंटली बाय द राजेश। पुलिस को रिकवरी हुई एक चोरी की हुए लैपटॉप की उस लोकेशन से जहाँ पे राजेश आमतौर पे आया जाया करता था। उसके फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ से मिले हैं लैपटॉप के ऊपर से। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर हाउ शुड द कोर्ट इंटरप्रिटेट दिस पीस ऑफ एविडेंस, तो कोर्ट आपका ये एविडेंस कैसे मान के चलेगी। ठीक है, सीधा आंसर बता देती हूँ मैं आपको कि जो रिकवरी हुई है आपके लैपटॉप की या फिंगरप्रिंट की, वो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। ठीक है, उस जगह पे मिले हैं आपकी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, किसी ने आके तो बताया नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मिला है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपका हो गया। डेट कैन बी कंसिडर्ड अलोन विद द अदर एविडेंस, जिसको हम तभी मानेंगे जब आपके अदर एविडेंस आएंगे। ठीक है, जब बाकी एविडेंस आपके मिलेंगे उसके साथ हम इसको भी कंसिडर करेंगे। बट डज नॉट बाय देमसेल्फ प्रूफ गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहाँ पे लैपटॉप मिला है या फिंगरप्रिंट्स मिले हैं तो हम उसको गिल्टी मान लें। गिल्टी कब मानेंगे, आपका गिल्टी तब मानेंगे जब आपका नॉट रीजनेबल डाउट हो, सारे डाउट्स खत्म हो गए हैं कोर्ट के, तब हम उसको गिल्टी मान के चलेंगे। ठीक है, वरना हम उनको गिल्टी नहीं मानेंगे। तो नॉर्मली इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। A where a document is executed in several parts like printing, lithography, photography, videography, computer resource as an electronic or digital record, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लैरिफाई ईच पार्ट एज अ, देखिए अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट आपने बनाया, ठीक है, और एग्जीक्यूटेड करते समय उसी टाइम पे ही आपने क्या किया, प्रिंट से उसकी कॉपियाँ निकाली, प्रिंट से उसने कॉपियाँ निकाली, प्रिंट कर दिया आपने, प्रिंटिंग कर दी। लिथोग्राफ, हाथों से आपने उसमें लिखा है, ठीक है, और फोटोग्राफ, या तो आपने उसकी फोटोग्राफी की है या वीडियो रिकॉर्डिंग किया, कंप्यूटर रिसोर्स से कुछ भी आपने किया है, तो सारे पार्ट उसके क्या माने जाएंगे, सारे पार्ट उसके आपके प्राइमरी एविडेंस ही माने जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड है ना, वो देखो एक साथ हुआ है। मान लीजिए मैंने कोई बुक पब्लिश की, बुक मैंने पब्लिश कैसे की, मैंने किया उसको वॉल्यूम 1 निकाला, ए निकाला, वॉल्यूम बी और वॉल्यूम सी, 3 पार्ट्स में मैंने एक बुक को पब्लिश किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो देखो इसने क्या कहा कि सेवरल पार्ट्स में आपने किया है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, कुछ मैं इसकी या तो हाथों से लिखूंगी, कुछ मैं या तो प्रिंट कराऊंगी, जो भी मैं कराऊंगी इसका प्रोसेस फॉलो करूंगी, तो वो हर पार्ट मेरा क्या माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस आपका माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। Which section of BSA provides that no court shall require any communication between the minister and president of India to be produced before it? भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक कोर्ट को बाउंड करता है, कोर्ट पे को ये कहता है कि आप कोई भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड बिटवीन द मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन अगर हुई है किसी मिनिस्टर्स के बीच में या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में, तो ऐसी चीज़ों को आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे कोर्ट में। तो ये है आपका सेक्शन 165, इनएडमिसिबल एविडेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्हेन कैरेक्टर एविडेंस इज रेलिवेंट इन सिविल केस, इन्होंने पूछा है कि क्या कब आपका जो कैरेक्टर एविडेंस होगा, कैरेक्टर एविडेंस आप किसी के चरित्र के बारे में बता रहे हैं, चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि इसका या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव चरित्र का व्यक्ति है, ये आप ये बता रहे हैं सिविल केस के अंदर। ठीक है, सिविल केस के अंदर, तो क्या ऐसे एविडेंस आपके कब मान्य होते हैं। ठीक है, तो ये तब मान्य होते हैं, जनरली अगर हम बात करते हैं तो सिविल केसेस में आप कभी भी कैरेक्टर एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं, में कभी भी आप कैरेक्टर एविडेंस आप नहीं देते हैं, ये आपका वैलिड नहीं होता या रेलिवेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब ऐसा एविडेंस खुद ओनली व्हेन रिलेटिंग टू अदर रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी अदर फैक्ट से रिलेटेड है तो हम दे सकते हैं, अगर कोई अदर रेलिवेंट फैक्ट है उससे जुड़ा हुआ है तभी हम दे सकते हैं, वरना हम नहीं दे सकते हैं ऐसा कोई आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर एविडेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एज पर सेक्शन 78(2) ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रिजम्पशन अबाउट द ऑफिसर साइनिंग और सर्टिफाइंग अ डॉक्यूमेंट इज। क्या प्रिजम्पशन आप मान के चलेंगे, क्या प्रिज्यूम करके चलेंगे, क्या आप उसका प्रिजम्पशन लेंगे शैल में या कंक्लूसिव प्रूफ उसको मानेंगे अगर किसी ऑफिसर ने आपका साइन किया है किसी भी सर्टिफाइड कॉपी में, ठीक है। तो हम ये मानेंगे द ऑफिसर हेल्ड द ऑफिशियल कैरेक्टर क्लेम्ड व्हेन द साइनिंग और सर्टिफाइंग द डॉक्यूमेंट। तो हम ये मान के चलेंगे कि जब उस व्यक्ति ने, जब उस ऑफिसर ने साइन किया तो उस समय वो अपना ऑफिशियल कैरेक्टर प्ले कर रहा था, ठीक है। तो वो उस अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था ऑफिशियली, उस दौरान उसने साइन किया है या फिर उसने सर्टिफाइड किया है किसी डॉक्यूमेंट को। अगर आपको अपोजिट पार्टी को ऑब्जेक्शन है, अगर अपोजिट पार्टी को, तो आप प्रूफ कीजिए, ठीक है। कोर्ट क्या मान के चलेगा, कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करके चलेगा कि उसने अपने ऑफिशियल ड्यूटी में ही काम किया है। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप उसको प्रूफ करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 सेक्शन 146 के बारे में बात करता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। व्हेन द लीडिंग क्वेश्चन आर परमिसिबल इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, कब आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये देखिए, ये है लीडिंग क्वेश्चन आर परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर आप किसी से क्रॉस एग्जामिनेशन करें उस समय आप क्या कर सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो भी कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड और सफिशिएंटली प्रूफ्ड, या कोई ऐसी बात है जो प्रूफ हो चुकी है, आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका नाम क्या, आपका नाम केशु है ना, ऐसे करके उन्होंने बोला, ठीक है, आपका नाम एबीसी है, ऐसे करके उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि इंट्रोडक्टरी होना चाहिए आपका, और आपका वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट प्रूफ हो चुका होना चाहिए, या फिर वो अनडिस्प्यूटेड, मतलब अपोजिट पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन ना उठाया हो, ऐसे क्वेश्चन से आपके, तभी हम उसको लीडिंग क्वेश्चन में आपका पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिएशन। अगर आपने मध्यस्थ अपॉइंट किया है, मध्यस्थ का आपने लिया है, मीडिएशन आपने लिया है किसी दो पार्टी के बीच में सुलह कराने के लिए, ठीक है, आपने मीडिएटर अपॉइंट किया, तो आपका क्या होना चाहिए इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, ठीक है। तो इसका आंसर है, इट इन्वॉल्व्स अ नेचुरल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज। ये एक थर्ड पार्टी होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं ना, ये ए के पक्ष में होगी ना ये बी के पक्ष में होगी, ये होगी आपकी न्यूट्रल, न्यूट्रल पार्टी है ये आपकी, जिसका काम क्या है, नेगोशिएबल करना, नेगोशिएशन करना, ठीक है। नेगोशिएशन क्या होता है कि देखिए, इसको भी समझाएगी, इसको भी समझाएगी, ठीक है, इनके बीच में सुलह कराएगी, तो सुलह कराने के लिए ये पार्टी आपकी बनाई जाती है जो कि आपकी न्यूट्रल होती है। नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन एबीसी लिमिटेड एंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड। एक डिस्प्यूट आपका अराइज हुआ इन दो कंपनीज के बीच में, ठीक है, रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू। ये इस बात पे कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें ये दोनों पार्टी इन्वॉल्व है। द एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन क्लोज, इसके अंदर एक आपका आर्बिट्रेशन क्लोज है, मध्यस्थ का आपका क्लोज है इसके अंदर। वी स्टेट दैट एनी डिस्प्यूट शैल बी, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर आपका आता है, ठीक है, कोई भी आपके मतलब कोज ऑफ एक्शन अगर कोई भी अराइज होता है, तो हम एक आर्बिट्रेशन आपका अपॉइंट करेंगे। हम पहले सीधा कोर्ट नहीं जाएंगे, हम पहले आपके मध्यस्थ के पास जाएंगे या मीडिएटर्स के पास जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे और अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कराएंगे। हाउएवर द पार्टी फेल्स टू एग्री ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। बाद में क्या हुआ कि पार्टीज क्या हो गई है, किसी भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर ही नहीं पा रही है, डिस्प्यूट हो रहा है उनके बीच में, वो एग्री नहीं हो रही किसी एक पर्सन को अपॉइंट करने के लिए। तो कौन सा प्रोविजन आपका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट का देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि ताकि हम एक अपॉइंटमेंट आपकी करके दे दें, आपकी एक अपॉइंटमेंट हम करके दे दें, तो कौन सा प्रोविजन आपका देखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम देखते हैं सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बात करता है, अगर आपकी दोनों पार्टी ही क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रही है कि हमें किसको अपॉइंट करना है एज एन आर्बिट्रेटर, तो सेक्शन नंबर 11 में आपके जो कोर्ट होंगे वो क्या कर देंगे, आपको एक पर्सन अपॉइंट करके दे देंगे खुद की साइड से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। अगर आप एडीआर में जाते हैं, एडीआर में आप जाते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव डिसॉल्व रेजोल्यूशन में अगर आप जाते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अगर आप जाते हैं, ठीक है, यानी मध्यस्थ का आपने अपॉइंट किया है, कोर्ट के अलावा अगर आपने कोई और अल्टरनेटिव देखे हैं, तो इसका क्या एक एडवांटेज नहीं है, इनमें क्या बात है आपकी, एक एडवांटेज नहीं है इसका, आपका प्लस पॉइंट नहीं है।
इट ऑलवेज रिजल्ट इन बाइंडिंग डिसीजंस, कि हमेशा जो इसके रिजल्ट होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो आपका बाइंडिंग ही हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने डिसाइड कर दिया वो बाइंड ही होगा, नहीं। इन्होंने डिसाइड किया, अगर आप सेटिस्फाइड है तो आपकी बाइंड हो जाएगा, आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं कि सर हम ऐसे किए थे आर्बिट्रेशन में, हमें नहीं सेटिस्फेक्शन हुआ, तो अब हम कोर्ट में भी आपके प्रोसीडिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किरण एंड मीरा आर इन्वॉल्व इन एन आर्बिट्रेशन। किरण और मीरा जो है वो आपकी आर्बिट्रेशन में इन्वॉल्व है, वेयर किरण वाज अवार्डेड ₹10 लाख एज कंपनसेशन, जिसके अंदर किरण को क्या मिला, 10 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला, अवार्ड किया गया। मतलब कि जब देखो आपका कोर्ट कोई आपको रिकवरी ऑफ मनी कराता है तो हम कंपनसेशन बोल देते हैं उसको, ठीक है। कंपनसेशन, कॉस्ट या डिक्री, ये कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टर्म पे अलग अलग यूज होता है। लेकिन जब आपका आर्बिट्रेशन आपको कुछ देता है ना, मनी देता है, तो हम उसको अवार्ड कहते हैं। अगर आर्बिट्रेशन ने आपको कोई डिग्री पास किया है मनी के रिलेटेड, तो हम कंपनसेशन नहीं कहते, हम उसको अवार्ड कहते हैं, या फिर आपकी डिग्री नहीं अवार्ड कहते हैं। तो किरण के फेवर में डिग्री आई 10 लाख रुपए की कंपनसेशन के लिए। मीरा ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ऐसी पेमेंट आपके नहीं कराएंगे, ठीक है। आर्ग्यूइंग दैट द अवार्ड वाज नॉट एनफोर्सेबल, ये कहा कि ये अवार्ड एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ इरेगुलेटरीज है, ठीक है, कुछ कमियां हैं, इसके लिए ये नहीं है। किरण डिसाइडेड टू अप्रोच द कोर्ट टू एनफोर्स आर्बिट्रल अवार्ड्स। किरण ने कहा कि मैं तो भाई कोर्ट जाऊंगी इसको करने के लिए। तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा यहाँ पे, सेक्शन 36। Section 36 of the Act allowed for automatic enforcement of arbitrary awards unless aside by the court। अगर कोर्ट ने आपका उस प्रोसेस को हटाया नहीं है आपके, ठीक है, उसके अवार्ड्स को हटाया नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा अंडर सेक्शन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कि आपको स्पिंडल लिस्टिंग के बारे में बताता है। स्पिंडल लिस्टिंग के बारे में कौन सा सेक्शन आपको प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट ये सीधा आपका सेक्शन बेस है, इसका आंसर है ये सेक्शन नंबर 3F1 एंड 2, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन क्लोज के बारे में बता देंगे, सेक्शन 3G, ठीक है, और सेक्शन 5V। 5 का वी पार्ट क्या, 5वां पार्ट क्या कहता है आपको, कंडीशंस, क्या कंडीशन है आपकी वैलिड मैरिज की, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका, ठीक है। स्पिंडा रिलेशंस के बारे में इसके अंदर आपका डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी का लेक्चर आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। स्टूडेंट मैं आपको दोबारा इन्फॉर्म कर देती हूँ, हमारी AIB की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो विद अ मिनिमम फीस ऑफ 400 रुपीज़ हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर हम इतना रखेंगे। ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर के पेपर आपके डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हो जाते हैं आपके, ठीक है। रिपीटेड टाइप ऑफ पैटर्न है आपका AIB का, वो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन या फिर उस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकते हैं। तो हम आपके PYQ आपके डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने PYQ डिस्कस किया था आपका AIB 20 का, ठीक है, उसकी वीडियोस भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और ये आपका AIB 19 है, इसके सेकंड पार्ट में हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर योर, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतने रखते हैं अपने, ओके, थैंक यू।